गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर की ज्ञान और पाठ्यचर्या नॉलेज एंड करिकुलम विषय के अंतर्गत हम टैगोर के शिक्षा दर्शन को देख रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन में अब तक हमने उनकी शिक्षा के सिद्धांत, उनकी शिक्षा के उद्देश्य और आदि को हमने देखा। आज हम देखेंगे कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए और उसकी शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि शिक्षा का जो एक मूल आधार है, कहते हैं कि शिक्षा 3 डायमेंशनल प्रक्रिया है, 3 आयामीय प्रक्रिया है। इसमें एक है पाठ्यक्रम जो कि उद्देश्य कहलाते हैं, एक है शिक्षक और दूसरा है छात्र। इनके बिना कोई भी शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है पाठ्यक्रम, क्योंकि किसी भी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने का जो मूल साधन है वो पाठ्यक्रम है। तो उन्होंने पाठ्यक्रम पर बल देते हुए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा पर हमारा जोर है, तो टैगोर भी बाल केंद्रित शिक्षा पर ही बल देते थे। आदर्शवादी थे, लेकिन वो प्रकृतिवादी भी थे, वे प्रयोजनवादी भी थे। यानी कि यूँ कहा जाए कि वो किसी एक हर परंपरा या हर व्यवस्था में जो अच्छी बात है उसको स्वीकार करने में अधिक विश्वास रखते थे। इसीलिए टैगोर आदर्शवादी भी थे, टैगोर प्रकृतिवादी भी थे, टैगोर प्रयोजनवादी भी थे। यानी कि टैगोर शिक्षा के लिए हर वो चीज़ को स्वीकार करते थे जिससे कि बालक के सर्वांगीण विकास में सहयोग प्राप्त हो। इसीलिए उन्होंने पाठ्यक्रम को निर्धारित करने से पहले उसकी कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखा कि कौन कौन सी बातें हैं जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है व्यापक पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए, किसी एक क्षेत्र या एक तथ्य तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास की जहाँ बात करते हैं, तो जहाँ पर हम बालक के बौद्धिक विकास की बात करते हैं, वही बालक के व्यावहारिक विकास का भी होना बहुत अनिवार्य है। अर्थात पाठ्यक्रम में पूर्ण विस्तृतता होनी चाहिए, पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम विस्तृत और व्यापकता लिए भी होना चाहिए, जिसमें कि तथ्य से संबंधित हर प्रकार की सूचना या ज्ञान बालक को प्राप्त हो सके। उसके बाद में क्रिया प्रधान पर टैगोर इसके बल देते थे, क्योंकि क्रिया यानी कि बालक खुद किसी कार्य को करने की उसको अवसर प्राप्त हो। क्योंकि जब बालक स्वयं किसी कार्य को करता है तो उसे वह चीज़ कहना चाहिए कि बहुत अच्छे से याद हो जाती है, या कहें कि उसको स्थायी रूप से वो चीज़ उसको याद हो जाती है। इसीलिए या वो खुद करता है तो उसके अपने एक अनुभव होते हैं जो किसी भी कार्य को सशक्त ढंग से करने में बालक को सहयोग प्रदान करते हैं। इसीलिए क्रिया प्रधानता होना बहुत अनिवार्य है। तीसरी बात जो उन्होंने दी है वो कि विदेशी भाषण संस्कृति को भी बल दिया है, पर भी उन्होंने बल दिया। अर्थात भारतीय मातृभाषा या भारतीय भाषाओं और संस्कृति पर जहाँ वो सर्वाधिक फोकस करते थे, सर्वाधिक महत्व प्रदान करते थे, वहीं पर चूंकि हमारी संस्कृति को कहते हैं ना कि किसी चीज़ में अगर परिवर्तन नहीं होता, एक जगह स्थिर, जैसे कि पानी भी अगर एक जगह स्थिर पड़ा है तो वो धीरे धीरे बदबू मारने लगेगा, सड़ जाएगा। वैसे ही हमारी संस्कृति में परिवर्तन, समय के साथ में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये परिवर्तन कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए बहुत सारी ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं। इनको समझने के लिए हमको हमारे दायरे से बाहर निकलना होगा, अर्थात हमारे कंफर्ट जोन से हमें बाहर जाना होगा। और वो दायरा जो अनुभव या जो कहा जाए कि हमें जो कहने चाहिए ज्ञान की प्राप्ति होती है या किसी चीज़ का अनुभव हमें प्राप्त होता है, तो जब तक हम किसी अन्य को नहीं देखेंगे हमें उसकी जानकारी नहीं होती। इसीलिए विदेशी भाषा और संस्कृति को भी उन्होंने बल दिया है, क्योंकि अन्यों को भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है। जब हम दूसरों को समझेंगे तभी हमारे में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कमियाँ हैं इसका हमें पता चल सकेगा, और हम अपने आप में सुधार कर सकेंगे, या जो अच्छाई उसमें और अधिक उच्च कोटि का उपयोग कर सकेंगे। इसीलिए विदेशी भाषा और संस्कृति का पर भी इन्होंने बल दिया। उसके बाद में सहपाठ्य सहगामी क्रियाओं के रूप में, क्योंकि बालक एक बौद्धिक विकास के लिए पाठ्यक्रम का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ में
बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का होना बहुत महत्वपूर्ण माना है उन्होंने। उसके अंतर्गत प्राकृतिक और ललित कलाओं से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उनको करने पर बल दिया है। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि प्राकृतिक जितनी भी क्रियाएं हैं यानी कि प्रकृति के बीच में रहकर बालक खेलना कूदना उछलना फांदना मस्ती करना या किसी पौधे के साथ जैसे पौधा लगाना है, बालक खेल खेल में बहुत सारी क्रियाएं करता है। तो एक इन प्राकृतिक क्रियाओं को करने का उसे पूर्ण अवसर प्राप्त हो। वहीं पर ललित कलाएं जैसे नाटक है, संगीत है, नृत्य है आदि को सीखने समझने का और उपयोग करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। ऐसे तो पाठ्यक्रम इस तरह से निर्मित यानी कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पाठ्यक्रम का जो स्वरूप निर्धारित किया है उसको हम देखें तो विषय कौन कौन से निर्धारित किया। तो सबसे पहला तो मातृभाषा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का सबसे मूल आधार जो माना है वो मातृभाषा को माना है। उसके बाद में सपोर्टिंग रूप में या सहयोगात्मक रूप से विदेशी भाषा या अन्य भाषाओं को उन्होंने महत्व दिया है। इसीलिए सबसे पहला तो मातृभाषा, फिर संस्कृत, क्योंकि हमारा जितना भी साहित्य लिखा गया है प्राचीन साहित्य वो सारा संस्कृत में लिखा गया है, इसलिए संस्कृत को भी उन्होंने महत्व दिया है। मातृभाषा के साथ में संस्कृत और अंग्रेजी विदेशी भाषा, क्योंकि विदेशों को समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हमने विदेशों को नहीं समझा तब तक हम आज़ादी के लिए आम जनता तैयार नहीं हो पाई। इसीलिए अंग्रेजी एक वो माध्यम है, विषय है, भाषा है जिसके माध्यम से हम दुनिया के कई देशों के बारे में पढ़ सुन समझ सकने की क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं। फिर इतिहास जो कि हमारे अतीत की स्मरण शक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है या हमारे पूर्वजों के विकास की प्रक्रिया को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। फिर भूगोल यानी कि हमारे आसपास के वातावरण या यूँ कहा जाए कि हमारी जो ये प्रकृति है इसको समझने के लिए भूगोल विषय को उन्होंने स्थान दिया। फिर प्रकृति अध्ययन यानी कि प्रकृति का जो अध्ययन है उसको प्रकृति क्या है उसको समझने के लिए जैसे चांद तारे ब्रह्मांड आदि क्या है इन सब का इन्होंने इसमें स्थान दिया। फिर विज्ञान यानी कि विज्ञान विषय जिसके अंतर्गत शरीर विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, यानी कि विज्ञान से संबंधित जितने विषय हैं उनको इन्होंने स्थान दिया है। उसके बाद में है कला संगीत जिसमें नाटक नृत्य आदि सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद में उपयोगिता वाले यानी कि ये तो विषयगत विषय हो गए कि ये विषय बालक के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने चाहिए। उसके बाद में उपयोगिता, अब इनमें किस प्रकार की उपयोगितापूर्ण व्यवस्थाएं इसमें होनी चाहिए या ऐसे विषय जो कि बालक के लिए भविष्य में उपयोगिता के रूप में साबित हों या वो उपयोगी हो सके ऐसे हैं। तो उसमें सबसे पहला बागवानी और कृषि यानी कि कृषि और बागवानी गार्डनिंग और एग्रीकल्चर को लेकर, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है इसलिए सबसे पहले तो इन दो विषयों को उन्होंने महत्व दिया। उसके बाद में क्षेत्रीय अध्ययन यानी कि भूगोल के माध्यम से जो कुछ हम अध्ययन करते हैं उसको समझने के लिए हम हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसका अध्ययन करके और हम उन चीज़ों को कहना चाहिए कि जांच जिसको हम कहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद में ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने के लिए जो क्रियाएं हैं उनका उपयोगी ज्ञान बालक के सामने होना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए। फिर संग्रह यानी कि जो विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं हैं जैसे कि हम कहते हैं कि बीच बहुत पहले चलता था कि लोग डाक टिकट इकट्ठा किया करते थे, आज भी करने वाले करते हैं। तो ये डाक टिकट क्या है इकट्ठा करते हैं जो कि हमारे इस पोस्टल सर्विसेज की जो विकास की प्रक्रिया है इसको स्पष्ट करने में सहयोग प्रदान करती है। बहुत सारी इसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है क्योंकि जैसे हम डाक टिकट बहुत सारे चित्र उनके ऊपर अंकित होते हैं तो जिनके जैसे गांधी जी का चित्र होता है तो गांधी जी के बारे में हम कुछ जानने और समझने का जो नहीं जानते हैं हम भारतीय हमें पता है लेकिन अन्य कोई है तो उसे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलता है। फिर प्रयोगशालाएं होनी चाहिए जहाँ पर कि बालक स्वयं कुछ करके सीख सकें यानी कि अनुभव प्राप्त कर सकें। उसके बाद में तीसरा जो उनका पाठ्यक्रम का स्वरूप में जो उन्होंने निर्धारित किया वो अन्य क्रियाएं यानी कि विषय और उपयोगिता के विषयों के अलावा उसके बाद अन्य कौन सी क्रियाएं गई जो कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। खेलकूद निश्चित है। उसके बाद में नाटक संगीत नृत्य मौलिक रचनाएं जो कि बालक खुद जैसे कविता लिखना है कभी कहानी लिखना है तो इनका लेखन की जो है मौलिक रचनाओं की प्रवृत्ति या खुद के हिसाब से कोई काल्पनिक कल्पना के आधार पर कोई चित्र बनाना जो कि उस खुद का है इस तरह से मौलिक रचनाएं।
फिर ग्रामोत्थान या समाज सेवा, यानी कि खुद के आसपास या खुद के गांव का उत्थान करना या समाज सेवा का कार्य करना, ऐसी क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत होनी चाहिए। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हर बालक के विकास से संबंधित हर क्षेत्र इसके अंतर्गत जुड़ा हुआ है, अर्थात बालक के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्धारित होने के बाद बात आती है कि शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी उपयोग में लाई जाए जो कि शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावी बना सके। तो सबसे पहले भ्रमण विधि, जो कि बालक प्रकृति के बीच में स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सके। इसके लिए बालक को घूमकर भ्रमण पर लेके जाकर और वहाँ के आधार पर उसके आधार पर स्वतंत्र रूप से ज्ञान अर्जित करने के अवसर प्रदान किए जाए। वाद विवाद और प्रश्नोत्तरी, जिसमें कि कोई टॉपिक दिया जाए जिसपे कि बालक आपस में वाद विवाद करे या प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, यानी कि वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि को उन्होंने महत्व दिया है। प्रश्नोत्तर विधि कोई आज की नई विधि नहीं है। अगर हम कृष्ण महाभारत काल में भी देखते हैं तो गीता में जो संवाद है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, वो क्या है, गीता ज्ञान जिसको कहा जाता है, वो ज्ञान प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से ही प्रदान किया गया है। इसलिए वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि को बल दिया गया है। फिर उन्होंने क्रिया विधि, यानी कि शिक्षण की क्रियात्मक विधि, जिसमें कि बालक को क्रिया कार्य करने का स्वयं अवसर प्राप्त हो, उस विधि का उपयोग किया। फिर खेल विधि का, खेल के माध्यम से बालक को शिक्षण कार्य प्रदान किया जाए। तो वर्तमान में जिस खेल विधि को बल दिया जा रहा है उसका कल्पना इतने सालों पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने भी की थी। फिर स्वानुभव, यानी कि इस तरह की शिक्षण विधि का उपयोग किया जाए जिसमें बालक स्वयं अनुभव प्राप्त करे। अनुभव यानी कि स्वयं किसी कार्य को करके उसे अनुभव की प्राप्ति हो सके। मातृभाषा, निश्चित है कि मातृभाषा में ही जो शिक्षण का कार्य है वो समस्त रूप से मातृभाषा के अंतर्गत होना चाहिए। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए, इस प्रश्न को आपको हल करना है। और अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 के इस वैश्विक महामारी के इस दौर से, एक बहुत संकटपूर्ण दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। इस समय आपको थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखना है, मुंह पर मास्क बांध कर निकलना है, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना है और किसी से भी बातचीत करते समय 6 फुट की दूरी आप लोगों को रखनी है। खुद को सुरक्षित रखिए, देश को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।